एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं अनुच्छेद 82 आर्टिकल 82 और आर्टिकल 83 के बारे में। क्या प्रावधान है वो देखेंगे, साथ ही साथ हैं किस अध्याय में ये और कौन से भाग में हैं दोनों आर्टिकल। भाग 5 में है। भाग 5 में क्या है, संघ के बारे में बात की गई है। और अध्याय कौन सा है, अध्याय है ये 2। अध्याय 2 किससे संबंधित है, पार्लियामेंट अर्थात संसद से संबंधित है। देखिए भाग 5 अध्याय 2 संसद। अनुच्छेद 82 क्या कहता है, प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन, यानी कि जो जनगणना होती है जनगणना पता है आपको, प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन, जो भी सीटें होती हैं उनको दोबारा से समायोजित करना। प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर राज्यों को लोकसभा में स्थानों के आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन के ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति से पुनः समायोजन किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे। क्या कहा गया है कि जनगणना के बाद जो सीटें हैं, जो जनसंख्या के आधार पर विधि बनाएगी कौन, संसद बनाएगी। आपको पता है परिसीमन आयोग का गठन संसद करती है, उसका कार्य, परिसीमन आयोग का कार्य होता है निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः निर्वाचन करना, दोबारा देखना, दोबारा से चीजें देखना जनगणना के बाद। और उसको अपॉइंट कौन करता है, परिसीमन आयोग को हमारी संसद करती है। और परिसीमन आयोग में तो यही कहा गया है कि संसद विधि द्वारा अवधारित करेगी। तो ऐसे किसी भी प्राधिकारी के, क्योंकि संसद तो सीधा जाएगी नहीं ना, उसमें अधिकारी होंगे कोई ना कोई कार्य करने के लिए। तो यही कहा गया है कि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन के ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति से पुनः समायोजन किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे। क्लियर, ये छोटी सी बात की गई है। परंतु ऐसे पुनः समायोजन से लोकसभा में प्रतिनिधित्व पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक उस समय विद्यमान लोकसभा का विघटन नहीं हो जाता। तो ये कहा गया है कि ये जो पुनः समायोजन जो किया जा रहा है, अब ठीक है क्लियर तौर पे कि एक लोकसभा का गठन हो रखा है, उस समय लोकसभा चल रही है। तो क्या जब वो पुनः समायोजन कर रहे हैं, पुनः निर्धारण कर रहे हैं, तो जो निर्धारण किया है वो उस लोकसभा पर भी होगा जो चल रही है अभी, तो ये उस लोकसभा पर नहीं होगा। जब नई लोकसभा गठित होगी तब उस पर लागू होगा। ऐसे हमारे वेतन भत्ते इन सब के बारे में लिखा होता है ना कि राष्ट्रपति जी के वेतन भत्ते जब वो, या महान्यायवादी या फिर न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति जी, इन सब के वेतन भत्तों के बारे में क्लियर कह रखा है कि जब ये अपनी सीट पर होंगे उस समय, जब ये अपना कार्य कर रहे होंगे उस समय इनके वेतन भत्तों, इनको जो भी फैसिलिटीज़ मिल रहे हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। हाँ, जब कोई और राष्ट्रपति जी आएगा तो उसमें कर सकते हैं, वो भी उसके सीट पर बैठने से पहले ही होगा जो काम होगा। अगर वो कार्य कर रहे हैं उस समय, आप सोचे कि उस समय वो चीज़ लागू कर दी जाएगी तो नहीं लागू की जाएगी। जो उस समय निर्धारित थे, जिस समय उन्होंने सीट पर बैठे थे, सीट ग्रहण करी थी, अपना पद ग्रहण किया था, जो उस समय थे वही रहेंगे। बदलाव जो किया है आपने उस बीच में वो तब लागू होंगे जब दोबारा वो चुनाव होगा, राष्ट्रपति जी का हो या कोई मुख्य न्यायाधीश बैठना चाह रहे हो। तो यही कहा गया है कि यहाँ पर यही सिर्फ इतनी बात कही गई है इस दूसरी लाइन में कि परंतु ऐसे पुनः समायोजन से लोकसभा में प्रतिनिधित्व पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक उस समय विद्यमान लोकसभा का विघटन नहीं हो जाता है। यानी कि जब समाप्त हो जाएगी, जो भी दोबारा से निर्धारण किया गया है वो जब नई लोकसभा आएगी तब से प्रभावी होगा। अगर पुरानी चल रही है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। परंतु यह और कि ऐसा पुनः समायोजन उस तारीख से प्रभावी होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें। और यहाँ पर राष्ट्रपति जी का भी एक रोल आ गया कि राष्ट्रपति जी उस तारीख से वो जो समायोजन किया गया है वो उस तारीख से प्रभावी होगा, लागू होगा, जो राष्ट्रपति जी तय करेंगे। क्लियर। और ऐसे पुनः समायोजन के प्रभावी होने तक लोकसभा के लिए कोई निर्वाचन उन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर हो सकेगा जो ऐसे पुनः समायोजन के पहले विद्यमान थे तब तक। यानी कि जब तक राष्ट्रपति जी नहीं कहते कि इस तारीख से यह लागू होगा, तो उससे पहले तक चीज़ें जो पुराने स्तर पर चल रही थी, पुराना जो
समायोजन किया हुआ था उसी तक चलती रहेंगी। जब राष्ट्रपति जी तारीख बता देंगे कि इस दिन से ये नया जो समायोजन किया गया है, नया जो क्षेत्र बांटे गए हैं, नई जो भी नया लागू किया गया है, जो भी विधि के द्वारा नया परिवर्तन किया गया है, वो उस तारीख से लागू होगा जिस तारीख को राष्ट्रपति जी कहेंगे। उससे पहले जितनी भी चीज़ें हो रही हैं वो सब पुराने निर्वाचन क्षेत्र पर, पुराने समायोजन पर ही चलती रहेंगी। तो यही कहा गया है कि और ऐसे पुनः समायोजन के प्रभावी होने तक लोकसभा के लिए कोई निर्वाचन उन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर हो सकेगा जो ऐसे पुनः समायोजन के पहले विद्यमान हैं। परंतु यह और भी कि क्या परंतु है अब इसमें, परंतु यह और भी कि जब तक सन 2026 ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ी है, इससे पहले वाली आर्टिकल में भी है ये बात, तो थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी ही है आर्टिकल 81 और 82 में। परंतु यह और भी कि जब तक सन 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते तब तक पुनः समायोजित होना, यानी कि जब तक भी वही समायोजन चलता रहेगा, वही निर्वाचन चलता रहेगा, तब तक 2026 के पश्चात की पहली जनगणना, 2026 के बाद जो भी पहली जनगणना होगी उसके आंकड़े प्रकाशित नहीं कर दिए जाते। और आपको मैंने ये 81 आर्टिकल में भी बताया है कि जो हमारे चुनावों का आधार वर्ष है वो 1971 की जनगणना है, 1971 की जनगणना है, और वो 2026 तक ऐसे ही रहने वाली है। 2026 के बाद अब परिवर्तन होगा, जो भी होगा। क्लियर? लोकसभा में राज्यों के लिए सीटों का आवंटन उस रूप में होगा जैसा कि 1971 की जनगणना की भांति राज्य की विधानमंडल के लिए पुनः समायोजित किया गया है। तो यही बात की गई है कि 1971 की जनगणना है। क्लियर? राज्य के ऐसे खंडों का विधान क्षेत्रों में पुनः समायोजन सन 2001 की जनगणना के आधार पर हो सकता है कि अगर आप कुछ दोबारा देखना चाहें, ऐसा नहीं है कि आप उसमें परिवर्तन, अगर आप सीट बढ़ाएंगे, सीटों में कुछ फेरबदल करना है तो वो तो 2026 के बाद ही होगा। परंतु अगर पुनः परिसीमन करना है, आपको दोबारा निर्वाचन क्षेत्र जांच करने हैं, तो आप 2001 की जनगणना के आधार पर कर सकते हैं। और ये हमारा संविधान संशोधन किया गया था, 84वां संविधान संशोधन 2002 में। तब इस बात को डाला गया था कि राज्य के ऐसे खंडों का विधान क्षेत्रों में पुनः समायोजन सन 2001 की जनगणना के आधार पर हो सकता है। तो क्या होगा इसमें कि ये हमारा पूरा का पूरा राज्य है या देश समझ लीजिए, जो भी समझना है आप। देश में चुनाव होते हैं, राज्यों में भी चुनाव होते हैं, तो आपको परिसीमन करना है तो सेम यही चीज़ रहेगी भाई। जनगणना अब 2026 तक तो बहुत सारी जनगणना हो गए हैं, 1971 से 2026 तक काफ़ी जनगणना हो चुकी हैं, 2011 में भी हुई है, अब 2021 में भी हो जाएगी, तो काफ़ी जनसंख्या में बदलाव आ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए 200 का आधार है, 200 का आधार रख रखा है कि 200 जनसंख्या जहाँ होगी उस पर एक निर्वाचन क्षेत्र होगा, एक निर्वाचन क्षेत्र, यानी कि आप देखते हैं निर्वाचन क्षेत्र जहाँ वोट डालने जाते हैं, आपके क्षेत्र का आपका नाम, जरूरी तो नहीं है कि आपका पूरे, आप बिहार में रहते हो तो पूरे बिहार में ही आप कहीं भी वोट डालने जा सकते हैं, नहीं जा सकते ना। आपका एक निर्वाचन क्षेत्र होगा जहाँ पर आपका नाम होगा, आप वहीं डाल सकते हैं। तो ऐसे ही है कि पूरे बिहार में चुनाव हो रहे हैं या उत्तर प्रदेश में 200 का है कि 200 पर एक निर्वाचन क्षेत्र है, 200 पर एक निर्वाचन क्षेत्र है, ये तय हो गया। क्लियर? तो उतने ही 200 के हिसाब से काफ़ी सारे निर्वाचन क्षेत्र बना दिए कि 200 लोग का नाम इस निर्वाचन क्षेत्र में, 200 का इसमें, 200 का इसमें, इस तरीके से निर्वाचन क्षेत्रों में बटा होता है ना। जब आप वोट डालने जाते हैं पता होगा इतना तो आपको, ऐसा तो नहीं है कि आप कहीं भी वोट डाले आएंगे। उत्तर प्रदेश रहते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी डाले आऊँगा, नहीं डाल सकते ना। एरिया वाइज आपका पता होता है कि आपका नाम उस लिस्ट में, आप वहीं जाएंगे डालने। तो यही चीज़ है। क्या कहा गया है कि ये इतना ही रहेगा। अगर वो चाहें परिसीमन करना, दोबारा जांच करना, तो वो बिल्कुल कर सकते हैं 2001 की जनगणना के आधार पर। इसको देख तो सकते हैं कि हो सकता है यहाँ पर पहले 200 थी, अब इतनी क्षेत्र में 300 जनगणना हो गई हो, पहले अब क्षेत्र घट बढ़ गया हो, पहले इतने में 200 थी, अब सिर्फ इतने में 200 हो गई है, पूरा मिलाएंगे 300 हो गई है, 400 जनसंख्या। परंतु सीट नहीं बढ़ेंगी, सीट उतनी ही रहेंगी। निर्वाचन क्षेत्र आप ठीक है, पहले 10 निर्वाचन क्षेत्रों से बट के काम चल जाता था, 10 में बढ़ जाते थे, आ जाते थे 200 लोग। परंतु अब जनसंख्या बढ़ गई है तो अब 10 से 15 निर्वाचन क्षेत्र करने पड़ेंगे।
परंतु जो वहाँ से जितना लोकसभा की जितनी सीटें हैं, राज्यसभा में जितनी सीटें, वो सीटें उतनी ही रहेंगी। जितने भी लोग जाते हैं चुनकर, उन सीटों में परिवर्तन होगा तब 2026 के बाद ही। तो दोनों चीज़ों में डिफरेंस याद रखिएगा आप कि पुनः परिसीमन कर सकते हैं, परंतु ये नहीं है कि जो वहाँ से जितना प्रेजेंटेशन है उसमें कुछ वो कर देंगे। वो तभी होगा 2026 के बाद ही होगा जो भी होगा। कि अब जैसे उत्तर प्रदेश राज्यसभा में 31 सीटें हैं तो 31 ही जाएंगी, अगर कुछ बदलाव होगा 2026 के बाद। अब लोकसभा की कितनी सीटें हैं, लोकसभा की कितनी सीटें हैं बताइए, नहीं पता, आपके लिए होमवर्क है, पता कीजिए। तो लोकसभा की उत्तर प्रदेश से जितनी सीटें हैं वो उतनी ही रहेंगी 2026 तक। अगर उन सीटों में बढ़ावा होना है तो वो 2026 के बाद ही होगा, परंतु निर्वाचन क्षेत्र पुनः करते रहते हैं, क्योंकि कई बार हो सकता है उस क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ गई हो और निर्वाचन क्षेत्र बनाने पड़े, तो इस तरीके से। तो आई थिंक जो बात मैंने आपको समझानी चाहिए है वो क्लियर हो गई होगी। नहीं हुई तो दोबारा एक बार और वीडियो देख लीजिएगा। अब बात करेंगे अनुच्छेद 83 के बारे में। आर्टिकल 83 क्या कहता है? संसद के सदनों की अवधि। संसद के सदन, संसद केंद्र में 2 सदन हैं, पता है, संसद के 2 सदन हैं, केंद्र में कुछ भी कह सकते हैं, केंद्र में 2 सदन हैं, संसद के 2 सदन हैं। 2 सदन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। पार्लियामेंट पढ़ा रही हूँ आपको, बहुत कई बार वहाँ बताया कि संसद के 2 सदन हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा आम लोगों की सभा, राज्यसभा बड़े लोगों की, जहाँ राज्यसभा में हम और आप ऐसे ही चुनाव लड़के नहीं जा सकते, वहाँ पर चुनाव नहीं होते। लोकसभा के लिए हम जाते हैं, वहाँ चुनाव होते हैं, परंतु एकल संक्रमणीय मत प्रणाली आनुपातिक पद्धति के आधार पर होते हैं राज्यसभा के चुनाव। इसकी पूरी प्रक्रिया मैंने आपको पढ़ा भी रखी है। पार्लियामेंट की जो सीरीज चल रही है उसमें मैंने पूरा बता रखा है कि राज्यसभा में चुनाव कैसे होते हैं, और लोकसभा में जो वोट होते हैं उसमें आप और हम दोनों, हम बिल्कुल वोट करने जाते हैं, सीधे प्रत्यक्ष तौर पर चुनाव होते हैं। अपर हाउस, लोअर हाउस भी बोला जाता है। अपर हाउस राज्यसभा, लोअर हाउस लोकसभा, क्योंकि लोकसभा में हम और आप कोई भी चुनाव लड़ सकता है, वोट डालने भी हम सब जाते हैं, परंतु राज्यसभा में नहीं जाते ना हम सब चुनाव। राज्यसभा के चुनाव में हम जाते हैं, वोट डालने नहीं जाते। आम लोगों का सदन भी बोला जाता है लोकसभा को, क्योंकि उसमें आम लोग आते हैं, आम लोग ही वोट डालते हैं, आम लोग भी चुन के आ सकते हैं। लोकसभा में चुनाव कितना भी कोई बड़ा लोग हो वो भी लड़ सकता है लोकसभा के चुनाव, या कोई गरीब लोग भी हो वो भी लड़ सकता है बिल्कुल लोकसभा के चुनाव। क्लियर है? तो आज हम बात करने वाले हैं संसद के सदनों की अवधि के बारे में। आपसे पूछा भी जा सकता है संसद की सदनों की अवधि से संबंधित, उनके कार्यकाल से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 83, अनुच्छेद 83 है। राज्यसभा का विघटन नहीं होगा। मैंने पहले भी आपको बताया कि राज्यसभा परमानेंट स्थायी सदन है, तो क्लियर लिखा गया है राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, किंतु उसके सदस्यों में से यथासंभव निकटतम 1/3, 1/3, कितने? 1/3, 1/3 सदस्य संसद द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त किए गए उपबंधों के अनुसार प्रत्येक दूसरे वर्ष, कब? दूसरे वर्ष की समाप्ति पर यथाशक्य शीघ्र निवृत्त हो जाएंगे। तो आप ऑल ओवर इसमें ये बात की गई है कि संसद का जो एक सदन है राज्यसभा, 2 सदन है, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। तो राज्यसभा की बात की जा रही है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होगा। राज्यसभा परमानेंट सदन है, अर्थात स्थायी सदन है, परंतु जो राज्यसभा के 1/3 मेंबर हैं, 1/3 सदस्य, वो प्रत्येक 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण कर लेंगे और उनके स्थान पर नए सदस्य आ जाएंगे। क्लियर? दूसरी बात क्या है? लोकसभा के बारे में क्या कहा गया है? लोकसभा यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है, क्योंकि आपको पता है कि लोकसभा को भंग किया जा सकता है, पहले की भी विघटित किया जा सकता है। लोकसभा की अवधि अगर पूरी करती है तो वो 5 साल है, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल है, परंतु लोकसभा को पहले भी भंग किया जा सकता है, उसकी अवधि से पहले भी उसको विघटित किया जा सकता है। तो क्या कहा गया है? लोकसभा यदि पहले ही विघटित नहीं की जाती है तो अपने अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष, कब? 5 वर्ष, 5 साल, 5 वर्ष तक बनी रहेगी। 5 वर्ष तक बता रखा है ना इसका कार्यकाल 5, अगर पहले ही विघटित नहीं की जाती तो कब तक बनी रहेगी? पूरे 5 साल तक। तो लोकसभा की कार्यकाल की अवधि क्या है? 5 साल, 5 वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। और 5 वर्ष की इस अवधि की समाप्ति
का परिणाम लोकसभा का विघटन होगा। और जब ये 5 वर्ष अपने पूरे कर लेगी तो अपने आप ही विघटित हो जाएगी। आपको पता है 5 साल में हर बार लोकसभा के नए चुनाव कराए जाते हैं। क्लियर? परंतु इस अवधि को तब जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब संसद विधि द्वारा ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। कहा गया है कि अगर आपातकाल की घोषणा है, आपको पता है हमारे संविधान में आपातकाल के बारे में प्रावधान किया गया है। आपातकाल के बारे में भी हम बात करेंगे, इससे संबंधित आर्टिकल भी देखेंगे, परंतु यहाँ जो जितनी बात कही जा रही है वो समझिए कि अगर आपातकाल का प्रवर्तन है, आपातकाल की घोषणा कर दी गई है, तब लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। कितना बढ़ाया जा सकता है? एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ा सकते। आपसे पूछा भी जा सकता है कि आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल कितना बढ़ा सकते हैं? सिर्फ 1 वर्ष बढ़ा सकते हैं। एक बार में 1 वर्ष बढ़ाएंगे। अगर आपातकाल लंबा चलता है तब क्या होगा? पुनः 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा, परंतु एक बार में सिर्फ 1 वर्ष ही बढ़ा सकते हैं। तो यही बात कहा गया है यहाँ पे कि परंतु इस अवधि में जब आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब संसद विधि द्वारा ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी और एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। यानी कि एक बार में 1 वर्ष से अधिक कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकता लोकसभा का। अगर और बढ़ाना है तो पुनः 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं, फिर बढ़ाना है 1 साल के लिए, परंतु एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। अब आगे क्या कहा गया है देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये बात पता चल गई कि एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। अब और उद्घोषणा के प्रवर्तन में ना रहने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 मास यानी कि 6 महीने 6 मंथ 6 मास की अवधि से अधिक नहीं होगा। जब अब यहाँ तो ये बात की गई है जब आपातकाल चल रहा है उस समय 1 साल में एक बार में 1 साल तक बढ़ा सकते हैं आप। दोबारा बढ़ाना है तो फिर 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं, परंतु जब आपातकाल समाप्त हो गया है तो उस समय क्या होगा? बढ़ी हुई लोकसभा का जब आपातकाल समाप्त की घोषणा कर दी गई है तो उस समय अधिक से अधिक 6 महीने और वो रह सकती है। 6 महीने के अंदर ही अंदर लोकसभा को के चुनाव कराए जाएंगे नई लोकसभा के। तो उस समय जब आपातकाल की घोषणा समाप्त कर दी गई है तब सिर्फ अधिक से अधिक 6 महीने तक रह सकती है। ऐसा नहीं है कि पूरे साल रहेगी उसके बाद होंगे, नहीं। अब आज की तारीख से, आज जो भी डेट है, आज 4 दिसंबर है, तो 4 दिसंबर से आज समाप्त कर दी गई आपातकाल की घोषणा। तो इस आज की तारीख से सिर्फ 6 महीने के अंदर अंदर ही लोकसभा के लिए नए चुनाव करवाने पड़ेंगे। 6 महीने तक ही बनी रह सकते हैं, फिर वो जो पुरानी लोकसभा है 6 महीने में ही नई लोकसभा का गठन किया जाएगा। तो यही बात की गई है कि और उद्घोषणा के प्रवर्तन से यानी कि आपातकाल की जो घोषणा है वो समाप्त कर देने के बाद क्या होगा? ना रह जाने के पश्चात उसका विस्तार, अर्थात किसका विस्तार? लोकसभा का विस्तार किसी भी दशा में 6 मास 6 मंथ्स 6 महीने की अवधि से अधिक नहीं होगा। तो क्लियर है ये बात? आपने क्या पढ़ लिया? कार्यकाल क्लियर हो गया। कार्यकाल कितना लोकसभा का कार्यकाल होगा और आपातकाल लगेगा तो बढ़ा सकते हैं, कितना बढ़ा सकते हैं एक बार में, और जब आपातकाल समाप्त हो जाएगा तो कितनी अवधि तक बनी रह सकती है। सारी बातें हमने इसमें जान ली, पता चल गई ना। अगर नहीं है तो दोबारा पूछ लीजिए, इन दोनों से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कई बार पूछा गया है कि जब आपातकाल होता है तब लोकसभा कितने समय तक बनी रह सकती है, उसका कार्यकाल कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है, एक बार में कितने टाइम तक बढ़ा सकते हैं, और जब समाप्ति हो जाती है आपातकाल की तब कितने समय तक बनी रह सकती है पुरानी लोकसभा। ये सारे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।